तो बहुत ही शानदार आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बच्चों, और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। एक एक चीज़ संविधान की आप सभी के सामने रखने की कोशिश करूंगा और एक एक चीज़ आप सभी को बताई जाएगी। तो बच्चों बहुत ही शानदार शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है 1892 के अधिनियम की विशेषताएं। इसका अर्थ होता है इसके पहले की जो पढ़ाई मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी उसके बाद से उसके आगे चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक बात विशेष ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए 1892 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले 1892 के अधिनियम में क्या कहा गया, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त का मतलब होता है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। देखिए हमारे साथ शुरुआत से ही बहुत ज्यादा बेईमानी का एक माहौल जमा रहा। उसी माहौल में अंग्रेजों ने एक हमारे साथ चालाकी क्या की के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का। अब देखिए जब बहुमत जो है सरकारी सदस्यों का रहेगा तो आपको एक बात तो पता होना चाहिए कि जब सरकारी सदस्यों का बहुमत है तो फिर भारतीयों के हित में कोई भी बात उचित या अनुचित तौर पर उनको बोलने का या उनको अपनी बात रखने का अधिकार ही नहीं रहेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने अपनी बात रखी है, इसका क्या अर्थ हुआ? उनकी बात रखे जाने का कोई फायदा हुआ क्या? जब उनकी बात रखे जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ तो क्या मतलब? आप ये बात सोचे ना कि उनकी बात रखे जाने का कोई फायदा नहीं हो तो क्या मतलब। दूसरा, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। किसके लिए? इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसने तीसरी बात, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। फिर से बोलूं, सेकंड वाला क्या है? इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। तो क्या किया? विधान परिषद के जो कार्य होते हैं उसमें वृद्धि कर दी है। ठीक है, कौन कौन सी बात के लिए? बजट पर बहस करने के लिए और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया। उसमें केंद्रीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ है, पर ये बात ध्यान रखना है, चुनाव शब्द का अधिनियम में कोई प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। क्या कहा गया? निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या रही कि इसने विधान परिषदों के कार्यों में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को केवल जोड़ा जाए लेकिन उनको उनके अधिकार ना दिए जाएं। भारत में ही शासन कर रहे हैं, ध्यान रखिए, भारत में ही शासन कर रहे हैं लेकिन भारतीयों के लिए अधिकार नहीं दिए गए। अब इसके बाद पढ़ते हैं 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। ये तो हो गया। अब आते 1909 का अधिनियम। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते जाना है, ठीक है। हालांकि एक क्लास जब ये पॉलिटी पूरी फिनिश हो जाएगी उसके बाद अगली जो क्लास रहने वाली है उसमें थोड़ा सा और डीपली बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना।
तो 1909 के अधिनियम में क्या क्या है? इस अधिनियम को मार्ले मिंटो, देखो 1909 का जो अधिनियम है इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको मार्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया? इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मॉर्ले कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव। जो मार्ले हैं ये कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, मतलब ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट के सदस्य थे, ठीक है, ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट के सदस्य थे। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत में वायसराय थे। वायसराय कौन थे? मिंटो थे। तो वायसराय जो मिंटो है ये भारत में रहते थे और मार्ले जो है वो भारत के राज्य सचिव हैं, तो वो इंग्लैंड में इंग्लैंड की कार्यकारी परिषद या संसद के सदस्य थे। इसमें मुख्य क्या रहा कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई, प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। क्या बात कही गई इसमें? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या पहले 16 थी, 16 से 60। केंद्रीय विधान परिषदों में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीयों में इनकी संख्या समान थी। अब प्रांतीय केंद्रीय थोड़ा सा मुख्य हो जाता, प्रांतों में फिक्स नहीं थी, नॉट नो फिक्स, ठीक है। तो केंद्रीय में 16 थी पहले, उससे 60 हो गई, लेकिन जो आपके प्रांतीय थी उसमें फिक्स नहीं थी कि संख्या रखनी कितनी है एक्चुअली में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, ध्यान रखना, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी। देखिए फिर से एक बात ध्यान रखिए, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को इसने बनाए रखा, केंद्रीय जो परिषद थी उसमें सरकारी बहुमत को बनाए रखा, मतलब कि जो गवर्नमेंट थे, अब गवर्नमेंट कौन है? अंग्रेज ही तो होंगे, अंग्रेजों को बनाए रखा केंद्रीय, क्योंकि इनको पता है कि केंद्र सर्वोपरि है, केंद्र जो है वो सर्वोपरि है, तो उसमें इन्होंने अंग्रेजों की संख्या को बनाए रखा, लेकिन प्रांत में थोड़ा सा भारतीयों के लिए सपोर्ट कर दिया, तो भारतीयों के लिए गैर सरकारी कहा गया है। एक बात ध्यान रखना, जो सरकारी और गैर सरकारी बार बार बोला जा रहा है, उसका मतलब होता है सरकारी वो सदस्य जो भारतीय नहीं है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश के अधीन सेवा दे रहे हैं उनको सरकारी पद बोला गया। और गैर सरकारी ऐसे मनोनीत सदस्य हैं जो भारतीय हैं, जिन्होंने जो भारत में रहकर जन आंदोलन कर रहे थे, जो भारत में अपने लिए लड़ रहे थे, उन लोगों को जो है इसमें सदन में, संसद में मौका दिया गया, ठीक है ना। चलिए, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। क्या कहा गया? इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प। तो बजट वाले संकल्प का जो निर्णय लिया गया वो कौन से सुधार में आया? 1909 के अधिनियम में। और इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। क्या बात है? इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट विधि सदस्य थे, ठीक है ना। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। देखिए एक बात ध्यान रखें, हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है,
इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बार बार बोल देता हूँ क्योंकि किताबों में काफ़ी इतना पढ़ा हुआ है कि पढ़ते पढ़ते वो चीज़ दिमाग में सेट हो जाती है। एक्चुअली में लिखने वालों की गलती है, अब उस चीज़ को बदलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि मैंने पिछली क्लासों में बताया है कि मैं लॉर्ड नहीं बोलूँगा। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि प्रथम विधि सदस्य बने भारतीयों के, उसमें अंग्रेजों के, उसमें इन्होंने क्या किया, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और विधि सदस्य उन्हें बनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या कहा, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। ठीक है ना, कौन है, मिंटो। मिंटो जो है भारत के कौन है, वायसराय। तो जो भारत के वायसराय हैं उन्होंने क्या किया, पृथक निर्वाचन आरंभ किया और साफ साफ बोला कि अगर मुस्लिम खड़े हो रहे हैं तो मुस्लिम के लिए मुस्लिम ही वोट देंगे। ठीक है, तो इसलिए भारत के वायसराय मिंटो को पृथक निर्वाचन का या सांप्रदायिक, क्या बोलते हैं, पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन का, अरे यार ये तो चल नहीं रहा, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है। इस अधिनियम में क्या हुआ, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बताइए यहां तक सबको समझ में आया है? नहीं आया तो दोबारा से जो है शुरुआत हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टर है सिस्टम यहाँ का तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम महत्वपूर्ण है, ये 1919 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है देखिए, ये कब स्टार्ट हुआ था, 20 अगस्त 1919 में। एक्चुअली में 20 अगस्त 1917 को, 1919 के पहले 1917 में कुछ महत्वपूर्ण चीज हुई थी। क्या हुआ था, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। कब बोला गया, 1917 में। किसने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला 20 अगस्त 1917 को कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। अब देखिए नाम है 1919, लागू कब हुआ, 1921 में। प्रस्तावना कब रखी गई, 1917 में। ये डेट वगैरह याद रखना चाहिए क्योंकि क्या होता है एग्जाम में वो पूछ लेते हैं कि कब लागू हुआ,
कब से इसका काम स्टार्ट हुआ और नाम क्या है। ठीक है ना। चलिए, तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अभी मैंने इसका एक नाम आपको छुपा के रखा था, ध्यान रखना इस बात का। क्या नाम है? मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार। रिफॉर्म। ठीक है। अब वही कहानी है, जो मार्टिन है वो भारत के राज्य सचिव, इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ मेंबर के सदस्य, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। मार्टिन भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, चलिए बताता हूं। अधिनियम की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। क्या किया गया? केंद्र की सूची और प्रांत की सूची को अलग अलग करके केंद्र नियंत्रण को कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या कहा गया? कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की अपनी सूचियों पर अलग अलग खुद के विधान बना सकते हो, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। ध्यान रखना इस बात को। आप अलग अलग अपनी सूचियों को बना सकते हो, लेकिन इस पर जो निर्धारण है वो किसका है? केंद्रीय सरकार का। ध्यान रखना इस बात का। निर्धारण किसका है? केंद्रीय सरकार का। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया, केंद्रीय को नहीं। ध्यान रखना, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया। क्या क्या? हस्तांतरित और आरक्षित। कौन कौन सा? हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय क्या है? हस्तांतरित विषय वे विषय है जिस पर गवर्नर का शासन होता था। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। फिर से सुनिए, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय कौन? जिसपे गवर्नर का शासन है और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर, ध्यान रखना, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। किसकी सहायता से? कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ध्यान रखना, आरक्षित विषय कौन है? जो गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। ध्यान रखना, द्वैध शासन 1919 में इसी व्यवस्था को कहा गया जिसमें प्रांतीय जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय कौन थे? जिसमें जो गवर्नर होता था उसमें गवर्नर का शासन है और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है। लेकिन जो आरक्षित विषय है उस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। तो ऐसे सदस्य जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं वो हस्तांतरित के लिए हैं और जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है वो कौन है? आरक्षित विषय है। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। और क्या है? हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। असफल रहने का कारण मैं भी आगे बताता हूं आपको कि असफल क्यों रही, वो इसका भी मुख्य कारण है जो है
और तीसरी बात ध्यान रखिए, इसमें तो हमने बता दिया आपको कि क्यों ये अधिनियम महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोड़ा सा बदलाव किया इन लोगों ने, अंग्रेज चाहते थे कि हम ही शासन करते रहे, तो उसके लिए वो समय समय पर काफी रिफॉर्म्स, काफी बदलाव करते रहे। लेकिन भारतीयों के मन में एक टेंडेंसी बन गई थी, भारतीयों के मन में एक टेंडेंसी बन गई थी कि भाई अब तो आजाद होके रहना है, अपना मुल्क स्वयं चलाएंगे, अंग्रेजों के माध्यम से नहीं चलाना है, ठीक है। तो वो ये लोग कोई भी अधिनियम, कोई भी आदेश, कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी चीज लेके आते थे और भारतीय उस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे, सामने सपोर्ट करते थे क्योंकि अंग्रेजों के पास शक्ति थी, लेकिन पीठ पीछे उसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि जनता को समझाने के लिए, जनता को साफ साफ बताया गया कि भाई अब अपना देश जब अपन स्वयं चलाएंगे तो क्या होगा, और फायदा होगा, क्योंकि अंग्रेज किसी के सगे नहीं थे, वो अपने यहां से पैसा ले जाकर इंग्लैंड में खर्च किया करते थे। तो इसीलिए हमें बर्बाद करने का पूरा ब्रिटिश का आधिपत्य रहने के कारण ही हम बर्बाद हुए हैं, इसलिए उनका एक ऐसा माध्यम था। अब तीसरा देखिए, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की प्रारंभ किया। क्या है? इस अधिनियम ने क्या किया? पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। फिर से सुनिए, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, ध्यान रखिए, द्विसदनीय व्यवस्था ठीक है, द्विसदनीय जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, पहले विधान परिषद था, ठीक है, तो केंद्रीय विधान परिषद हो गया, और केंद्रीय के अलावा कौन सा था आपका? प्रांतीय था। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को हटा करके जो है द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसका नाम था राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। अब दोनों सदनों के जो सदस्य हैं सीधा निर्वाचन। तो अगर कोई एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का स्टार्टिंग और शुरुआत कहां से हुई है, तो आप साफ साफ बता देंगे कि 1919 के रिफॉर्म से प्रत्यक्ष निर्वाचन आया और विधान परिषद की जगह पर जो है किसका? सीधा सीधा द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा का उद्गम हुआ। चलिए अगला है, अगला है आपका, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। देखिए एक चीज और बदलाव के तौर पर आई है, क्या है? इसके अनुसार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य होते थे, उन सदस्यों में से कमांडर चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना। भैया वायसराय की टीम में 6 सदस्य थे, उनमें से 3 तो चाहिए है इंडियन, 3 भारतीय आवश्यक है, 3 भारतीय जो है आवश्यक है। चलिए, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। बस ये थोड़ी सी कुछ चीजें यहाँ पे गलत हुई हैं। क्या? कि सांप्रदायिक मतलब अपने अपने समाज, स्वयं अपने अपने समाज के सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिए। ये थोड़ा सा एक अलग है, जो कि नहीं करना था। इसमें क्या है, हमारे देश के लोगों में एक विभिन्नता, मतलब बंटने की एक भावना आ गई कि भाई हम तो सिख हैं, हम तो मुस्लिम हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो ये है वो है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत रही है, ये लोगों का एक सिद्धांत रहा है, आगे बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। चलिए, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। ये भी गलत है। अब गलत सही तो अपन को अभी देखना नहीं है एक्चुअली में,
जो वो कर रहे हैं बस वो पढ़ाना है, लेकिन गलत है। क्योंकि जब भारत में सभी लोग रह रहे हैं, निवास सभी कर रहे हैं, तो केवल वोट डालने का अधिकार उनको क्यों दिया जाए जो शिक्षित है या जिनके पास पैसा अदा है? क्या गरीब व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित था वो शिक्षित वर्ग नहीं था, क्योंकि शिक्षित वर्ग अपनी आवाज अपनी बात रख सकता था। सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित थे वो कौन थे? गरीब, असहाय और निर्धन लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित थे। क्यों थे प्रताड़ित? क्योंकि इनके पास सबसे मुख्य चीज, इनके पास पैसा नहीं था, तो ये दूसरों की जमीन में खेती किया करते थे या फिर अंग्रेजों के गुलाम थे। तो सबसे ज्यादा इनको दिक्कत थी, और इन्हीं की समस्या को सुना नहीं गया, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया, और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। क्या है? फिर से सुनिए। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। तो उच्चायुक्त का जो कार्यालय बना, उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में, किसके रिफॉर्म? 1990 रिफॉर्म, ध्यान रखना। और उच्चायुक्त का कार्यालय लंदन में बनाया गया, ठीक है। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। क्या था? भारत सचिव के पास हो सकता है लोड आ गया है, तो कुछ कार्य इनके पास स्थानांतरित कर दिए गए। इतनी सी बात है, समझिए, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या हुआ? ICS, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस का क्या हुआ? इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो कब हुआ? 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। मैंने कहा था 1919 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो इन्हीं सभी कारणों से महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। ठीक है, तो अपना बजट भी बनाओ भाई। आप अपना बजट बनाइए, हम अपना बनाएंगे, अपना पेश करेंगे, अपना पैसा मिलेगा। ठीक है। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसके कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है। आयोग जैसे साइमन आयोग था, ऐसे कुछ आयोगों का गठन भी किया गया। चलिए, आज की क्लास काफी लंबी हो रही है, तो आज के लिए केवल इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा हो तो बच्चों, तो कृपया क्लास को रेगुलर देखते रहे और मैं आपसे वचन और वादा करता हूं कि आगे से क्लास पर डे डलेगी, क्योंकि अब थोड़ा सा जो मैं व्यस्त था वो व्यस्तताएं भी कम हो चुकी हैं, तो पर डे आपके सामने क्लासेस आएंगी। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? 1892 के अधिनियम की विशेषताएं पढ़ी, 1909 के अधिनियम की विशेषताएं पढ़ी, भारत शासन अधिनियम 1919 पूरा पढ़ा। और चलिए कल मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा साइमन आयोग, सांप्रदायिक अबॉर्ट से लेके भारत शासन अधिनियम 1935 और ध्यान रखना समस्त पॉलिटी नियम से और रेगुलर आप सभी के सामने दर्शाई और व्यक्त की जाएगी। तो दोस्तों बच्चों पढ़ते रहिए, बार बार दोस्तों आता है, आप भी एक दोस्त ही है, ध्यान रखना। तो बच्चों पढ़ते रहिए और शानदार सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक करते जाइए। और उसके बाद कमेंट में जो भी टॉपिक आपकी समझ में ना आए तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।